हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों इस पावर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज। इसके अंदर दोस्तों हम यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ साथ दोस्तों इसके अंदर हम पीसीएस, सीएपीएफ, सीडीएस इन सभी के लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग दोस्तों ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम एक्टिव रिकॉल मेथड से सोल्व करने वाले हैं। और एक्टिव रिकॉल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप एक्टिव रिकॉल से ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो सो इसका मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट का रिवीजन हैंड टू हैंड हो रहा है दोस्तों। अब जो हम सोल्व कर रहे हैं वो है पॉलिटी के पीवाईक्यूज। मॉडर्न हिस्ट्री के हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं यूपीएससी के भी और पीसीएस एंड सीएपीएफ के भी। सो दोस्तों अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी ना, इसके अंदर मैंने 8 आवर्स के अंदर आपको सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ। 479 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए हैं। इसके अंदर मैंने आपको एक्टिव रिकॉल मेथड से एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है। दैट मीन्स कि आपका हैंड टू हैंड रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आप स्मार्ट एलिमिनेशन ट्रिक्स भी जान जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है चैनल पर। और अभी हम पॉलिटी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पॉलिटी के अंदर आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। दैट मीन्स कि हमने आज जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो भी क्वेश्चन आया आपके लास्ट 30 ईयर्स के अंदर उसे हम सोल्व करेंगे। और दोस्तों इस टॉपिक से ना, एग्जीक्यूटिव वाले टॉपिक से यूपीएससी ने लास्ट 30 ईयर्स में 31 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। दैट मीन्स कि 1993 से लेके 2023 तक यूपीएससी ने 31 क्वेश्चन पूछे हैं। और आपको पता होगा दोस्तों 2024 का पेपर और 2025 का पेपर ये मैं आपको ईयरली लगवाऊंगा। ठीक है, ये टॉपिक वाइज लगेंगे 1993 से लेकर 2023 तक और 2024 का 2025 तक का ये पेपर जो है, ये 2 साल के पेपर जो है ये मैं आपको ईयरली लगवाऊंगा। ठीक है, सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जुडिशरी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और एक चीज और दोस्तों, देखो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ना आपको पढ़ा भी दी है। ठीक है, कंप्लीट करा दी है रिवीजन इसकी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की वन शॉट रिवीजन करा दिया है मैंने आपको। और दोस्तों ये जो है ना, मैंने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई है ये जो है स्पेक्ट्रम बुक से ही पढ़ाई है मैंने आपको। दैट मीन्स कि मैंने स्पेक्ट्रम को कंसाइज करके जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना वही पढ़ाया है। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड पढ़ाया है सब कुछ। सो ये वीडियो देख लेना, इससे आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। और एक बात और दोस्तों, मैंने आपको ना पूरी पॉलिटी याद करवाई है चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत। ठीक है, और आपने ये वीडियोस भी देख ली ना पॉलिटी की तो आपको कॉन्फिडेंस ना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों जो भी मैं चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो मेरी कोशिश यही है कि वो रिवीजन सीरीज का ना आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। ठीक है, आपको इसके अलावा कहीं और जाना ना पड़े। ठीक है, तो मैं एक ही रिसोर्स को पकड़ता हूँ, दैट इज कि अगर आप पॉलिटी देखो ना तो पॉलिटी के अंदर मैंने सिर्फ आपका लक्ष्मीकांत की बुक पकड़ी है और वहां से मैंने कंसाइज करके आपको सब कुछ पॉलिटी के अंदर याद करवाया है, पढ़ाया है, समझाया भी है। दैट मीन्स की सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई है। और एक बात और दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, यहाँ भी सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड होगा, कंसेप्ट बूस्टर होगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और ज्योग्राफी के अंदर मैं अभी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आपको। और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने आपके लिए 2 वीडियोस अपलोड कर दी है चैनल पर। तीसरी वीडियो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी जिसके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी जो मेरा जो टारगेट है ना ज्योग्राफी के अंदर वो है कंसेप्ट बिल्ड करना आपका। ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्ट बिल्ड कर लिया ना तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर सब कुछ कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड है सब कुछ और कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर मास्टरी करनी है ना, ज्योग्राफी के अंदर फुल मार्क्स चाहिए तो कंसेप्ट क्लियर कर लो और पीवाईक्यू सारे सोल्व कर लेना मेरे साथ साथ। ठीक है, मैं 30 ईयर्स का सोल्व करवाऊंगा ना, ये कर लेना, फिर देखना दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपके कैसे फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सारे पीवाईक्यूज को हम सोल्व करते हैं। अब दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना आपको ना वैल्यू एडिशन यहीं पे करना है लिखकर। ठीक है, यहीं पे करना है हैंड टू हैंड स्टेटमेंट के साथ साथ वैल्यू एडिशन करना है आपको मेरे साथ साथ। तभी क्वेश्चन जो है सोल्व करने का आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला दोस्तों। वैल्यू एडिशन करो मेरे साथ साथ, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ उसे लिखा करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को जरा पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। और देखो दोस्तों हमेशा ना क्वेश्चन के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट को हमेशा चेक करा करो। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया, करेक्ट मुझे देखना है। तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर void by the Supreme Court of India, all acts done by him या her
in the performance of the duties of his or office of president before the date of decision become invalid। तो 2023 का क्वेश्चन है और इसके अंदर बोला गया है कि भैया प्रेसिडेंट ने कोई से भी डिसीजन लिए, ठीक है, कोई से भी डिसीजन लिए, कोई से भी काम करे, मतलब आपको मतलब इतना हिंदी भाषा में समझो कि कोई भी ड्यूटीज उन्होंने परफॉर्म करी प्रेसिडेंट ने, ये प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा, अगर उनका जो इलेक्शन हुआ था जिससे वो चुनकर आए थे, ठीक है, इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो नल एंड वॉइड हो जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, नल एंड वॉइड मतलब कि वो इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो भी इन्होंने एक्ट्स या फिर पास करे थे, ठीक है, जिनको एसेंट दिया था, वो सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, ये बोला स्टेटमेंट के अंदर। और ये स्टेटमेंट दोस्तों रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? देखो दोस्तों, ये है फैक्चुअल, यहाँ आपको कोई लॉजिकल माइंडसेट नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लॉजिकली समझने की जरूरत है बस, ठीक है। तो लॉजिकली समझो इस क्वेश्चन के अंदर कि भैया देखो, प्रेसिडेंट ऑफिस है वो, और प्रेसिडेंट को ना हम क्या मानते हैं, प्रेसिडेंट जो है हम मानते हैं कि प्रेसिडेंट कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, जैसे लाइक किंग, ठीक है, पहले भी ये बात बोली जाती थी कि किंग कभी अपने जो जनता है, प्रशासन है, ठीक है, जो लोग हैं उनके लिए कभी गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे ही प्रेसिडेंट का भी हम मानते हैं कि प्रेसिडेंट का भी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, इसलिए तो उनको हमने इम्यूनिटी दे रखी है कि कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, तो इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, ठीक है। तो अगर इलेक्शन जो है वॉइड हो जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब भी इनके दिए करे हुए काम जो उन्होंने ऑफिस से होल्ड किया था, ठीक है, तो उन्होंने जो भी काम करा ना वो कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, आप एलिमिनेशन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चन है ना। 2023 के क्वेश्चन में 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। अब ऑप्शन 2 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to be taken place या take to place, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया देखो, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना वो होना है, लेकिन वो सब पोस्टपोन कर सकते हैं, किस ग्राउंड के ऊपर, कि भैया देखो कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ना जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो रखी है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होगा स्टेट के अंदर, जैसे अभी फिलहाल अगर देखोगे करंट में तो मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखोगे तो वहाँ के भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व है। सो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्व है तो क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है पोस्टपोन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है कभी भी खाली नहीं हो सकती, ठीक है। टाइम पीरियड होता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसे कराने का, एक लिमिट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है ये कि भैया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन करवा के ही मानेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट का, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 या 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 देखो, यहाँ पर बोला व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। गोल्डन रूल्स को याद करो, जो मैंने आपको 20 गोल्डन रूल्स की वीडियो में दे रखा है कि भैया यहाँ पर बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर दिया टाइम लिमिट कि ही सी टू डिक्लेयर हिज एसेंट, कि भैया कोई भी हम बिल दे रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में भेज रहे हैं, ठीक है, पार्लियामेंट से पास करने के बाद, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इस टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही देना है। भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई आर्टिकल मुझे बता दो जहां पर लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट ये होगी, कोई आर्टिकल लिखा दो कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं है ना, तो कट मारो। और देखो दोस्तों, यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि तीनों ही स्टेटमेंट गलत है ना, तो बहुत ही रेयरली होता है कि हाँ तीनों ही स्टेटमेंट गलत और इसका आंसर होगा नन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। मैं इसका ना आपको माइंड में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड पावर्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट 1 ये है और ये फॉल्स है, क्योंकि आर्टिकल 71 क्लोज 4 के अंदर बोला हुआ है इलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन ड्यू टू वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज। और स्टेटमेंट 2 देखो, इसने बोला है कि जो इलेक्शन जो है वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी एक्ट्स है ना, जो भी आर्टिकल 71 के अंदर लिखा हुआ है क्लॉज 2 के अंदर जो भी एक्ट हुए उनसे जो भी उन्होंने करे हैं काम, वो कभी भी वॉइड नहीं होगा, है ना, और रिमेन वैलिड रहेगा, ठीक है जी। और स्टेटमेंट 3 में बोला था प्रेसिडेंट मस्ट रिटर्न अ बिल फॉर द कंसीडर विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हाँ पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है, पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि भैया जो प्रेसिडेंट है ना पॉकेट वीटो कर सकते हैं, ठीक है, बिल को। और पॉकेट वीटो मतलब दैट मीन्स की उसे हेल्ड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इंडेफिनेटली, ठीक है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस बिल को रखा गया था 1986 के अंदर, ठीक है।
सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया है कि टाइम लिमिट होना चाहिए रिटर्निंग बिल्स का, बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये वैल्यू एडिशन आपको रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द, अब देखो फिर आपको ना यहाँ पर कान खड़े हो जाने चाहिए, जो है ना, आपको फिर सोचना स्टार्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब याद करो कि भाई कहीं मैंने इमरजेंसी वाले में पढ़ा है क्या, कोई आर्टिकल ऐसा है जो बोलता है कि भैया सेंटर की ड्यूटी होती है कि प्रोटेक्ट करना स्टेट्स को। ये देखो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ इससे पहले भी। तो आर्टिकल 355 दिखाई देता है मेरे को, और वहां पर है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, यस, क्योंकि आर्टिकल है इसके लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इससे भी ध्यान रखना कि आप यूपीएससी ये भी खेल कर रही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेटमेंट को करेक्ट वाले दे रही है आपको। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़े तो गलत होंगे क्वेश्चन, और ये तो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन 2 देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अब इसमें तुम्हें ये बोला है कि भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एग्जाम कर रखा है जो स्टेट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, कि भैया वो प्रोवाइड करे लीगल काउंसिल किसी भी एक पर्सन को अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब स्टेटमेंट 3 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज द एविडेंस। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन 293 का है और बहुत ही टिपिकल है, ठीक है, बहुत ही टिपिकल है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी 1 पेयर 2 पेयर वाले ही गए, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि एक्चुअली रिकॉल से रिकॉल करना चाहिए आपको, ठीक है, कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। एंड सेकंड दोस्तों, लॉजिकल माइंडसेट आपका होना ही चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात करी गई है, तो एक आर्टिकल याद करो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोई एग्जामिनेशन दे रखी है क्या प्रिवेंटिव में, कि हम कोई लीगल काउंसिल नहीं देंगे, हमारी मर्जी होगी, ठीक है, मतलब स्टेट की मर्जी होगी। तो ये आपको आर्टिकल याद आ रहा होगा, बताओ फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। अब यहीं पे आर्टिकल याद करने की कोशिश करो कि वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, यहीं पे याद करने की कोशिश करो। इसके आगे मैं आपको जगह दे रहा हूँ खाली, मतलब यहाँ पर आपको फील करना है कि आर्टिकल कौन सा है इसके अंदर जो है बात करते हैं कि हम कोई लीगल एड दें या ना दें, ठीक है। बताओ कौन सा फंडामेंटल राइट है जहाँ पर अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर राइट मिलता है इंडिविजुअल को, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 देखो, ये ना आप कहीं भी पॉलिटी के अंदर मतलब लक्ष्मीकांत के अंदर पढ़ते नहीं हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक्ट जो है ना दे रखा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और जरा सोचो, इसमें लिखा हुआ है कन्फेशन जो भी दे रहा है ना, कन्फेस कर रहा है एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। अब एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर टेररिज्म डाला है, और टेरर के अंदर आपको पता है कि स्पेशल पावर दे दी जाती है पुलिस को, ठीक है, स्पेशल पावर दे दी जाती है कि भैया इन्वेस्टिगेशन करो सही से, और इसके लिए तो एनआईए ने भी बना दी है अब तो टेररिज्म के लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सो अगर कोई भी कन्फेशन देते हैं ना हम पुलिस को, लेकिन यहाँ पे मतलब एक चीज है, वो क्या है कि भैया जो रैंक होना चाहिए पुलिस वाले का वो होना चाहिए एसपी का, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर इनके सामने कोई भी एक्यूज जो है मतलब कन्फेशन देता है तो वो माना जाता है एज एविडेंस कोर्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बी। मैं इसका आपको माइंड में भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यस, आपको आर्टिकल 355 में देखने को मिलेगा कि ड्यूटी होती है यूनियन की टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। और आर्टिकल 22 क्लोज 3 के अंदर राइट टू कंसल्ट लोअर की तरह लिखिए बट नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस और पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, और यही दे रखा था ऑप्शन के अंदर कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कोई बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है, स्टेट कि वो लीगल एड दे, ठीक है, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 ये भी गलत है, पोटा एक्ट 2002 के अंदर कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को देते हैं अगर एसपी रैंक वाले को या स्वेप वाले को, तो वो एडमिसिबल है एज एविडेंस, ठीक है जी। तो ये आर्टिकल 355 याद रखना है, आर्टिकल 22, ठीक है। और पोटा के बारे में आप जान गए अब, ठीक है। और एक चीज और जान लो करंट लॉ के बारे में, वो ये है कि यूएपीए के बारे में जो 1967 के अंदर आया था, ठीक है, इसको अमेंड करते क्या है 2004, 2008, 2012 में। और सम जो है प्रोविजन जो है पोटा के अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और देखो दोस्तों, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, और 2023 के अंदर क्वेश्चन में देखो ये तीनों ही क्वेश्चन जो है ना, मैं मानूंगा कि टिपिकल है, हार्ड है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस नहीं है, कहीं से भी इजी नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि आपको तैयार रहना है एग्जाम के लिए हमेशा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भैया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट 1 पढ़ो जरा। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स आर आल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। दोस्तों बहुत बेसिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। और पहली बात तो आपको यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स पढ़ते ही ना कट मार देना चाहिए, ठीक है। चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्लियामेंट से हो, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से हों, भाई वो इलेक्टोरल कॉलेज के ना या फिर इलेक्टोरल रोल के पार्ट होते ही नहीं है प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया है इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, एलिजिबल होते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, भाई साहब यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना प्रेसिडेंट द्वारा आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है तो वो ये अगर वो वोट डालेगा तो ये एक तरीके से बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज का क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में ये एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। बट हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्तों, जब इम्पीचमेंट मोशन मोशन चलेगा इनके खिलाफ, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे, ठीक है, जब इम्पीचमेंट की बात आएगी, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी अपॉइंटमेंट की तो ये या फिर नहीं, या फिर वोटिंग की तो ये नहीं डालेंगे, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात और, यहाँ पर यहीं पे देखो पीवाईक्यू जैसे आ रखा है, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहीं पे कुछ बातें नोट्स कर लो, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। वो ये कि भैया एमएलसी भी होती है कुछ, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ये भाई साहब इनका तो स्टेट में ही खास रोल नहीं होता, और ये 6 स्टेट्स के अंदर है बस, ठीक है। तो ना ये इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, ना ही ये किसी वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के किसी में भी नहीं करेंगे, लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर हम बात कर रहे हैं क्या कहते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की, तो आपको इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज भी आपको बिल्कुल याद होना चाहिए सही से, ठीक है जी। अब आगे स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। अब मैं बोलूंगा दोस्तों, लक्ष्मीकांत के अंदर फॉर्मूला दे रखा है आपका, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट का, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला दे रखा है। ये अगर आपको फॉर्मूला पता है, याद है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता था, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप इसे करेक्ट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं कर सकते थे। और थर्ड ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब देखो दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहिए फिर यहाँ पर स्टेटमेंट 3 के अंदर कि भाई चलो फॉर्मूला तो पता है आपको, अब ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये केरला की पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर ये भी पता होना चाहिए कि पर पॉपुलेशन में पर एमएलए कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर और केरला के अंदर, तब इसे कट कर पाओगे। फिर फोर्थ के अंदर भी सेम बात यही है, यहाँ पर बोली गई है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ इच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज, अब देखो यहाँ पर बोल दिया है बिकॉज किस लिए, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव पुडुचेरी इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द अरुणाचल प्रदेश। और ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्त, बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ठीक है। अभी मैं इस फॉर्मूले को दिखाऊंगा भी, और इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर 1 और 2 3 गलत हो जाएंगे और 4 इज करेक्ट है। तो ओनली 1 इज इसका आंसर है, और मैं आपको इसका थर्ड का एक बार वैल्यूडेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज पे आ गए हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है, उस स्टेट से कितने एमएलएस हैं, ठीक है, इनटू में 1/1000 होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतना ही डाइल्यूट कर देगा वैल्यू ऑफ वोट का, ठीक है, क्योंकि नीचे कितने हैं इलेक्टेड एमएलए आते हैं नीचे, ठीक है। तो इलेक्टेड एमएलए नीचे आते हैं, ऊपर पॉपुलेशन आती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ये एमएलए हो जाएंगे तो उतनी ज़्यादा वैल्यू घटेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा वैल्यू घटेगी, ठीक है जी। तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, वापस आओ, यहाँ पर बोला क्या था कि
हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ वोट। गलत बात, ठीक है, गलत बात है। यहाँ पर हायर द नंबर ऑफ द इलेक्टिव असेंबली हायर द वैल्यू बोला है, ठीक है, तो हायर द वैल्यू बोला है, हायर नहीं होगी, घटेगी, ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन में आता है, यहाँ पर डिवीजन में आता है ये, ठीक है, डिवाइडेड में आता है ये एमएलए, तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम होता जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू कम होती जाएगी तो जो एमएलए की वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है, वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले के साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा, अब इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा मैं। और देखो अगर एमपी मध्य प्रदेश की वैल्यू देखोगे तो 131 है और केरला की 152 है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन अपॉन में नंबर ऑफ एमएलए की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एमएलए जो है किसके अंदर कम है, केरला के अंदर कम है, तो इसलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन एमपी की एमएलए की वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो उनकी वैल्यू कम है, ठीक है जी। केरला हैज़ हायर वैल्यू वोट। और ऑप्शन 4 पुडुचेरी हैज़ हायर पॉपुलेशन टू सीट रेशियो देन अरुणाचल प्रदेश, इसलिए उनके वहाँ के पुडुचेरी के एमएलए की वोट ज़्यादा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उनकी वैल्यू वोट ज़्यादा है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 या 3 समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मैंने आपको वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पूछा करेक्ट, ठीक है, मैं अंडरलाइन पहली मार देता हूँ, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना, क्योंकि बहुत यूपीएससी खेल खेल देता है इनकरेक्ट और इनकरेक्ट के अंदर भी। फिर मैंने आपको फिर गोल्डन रूल्स के अंदर बताया था कि जहाँ भी बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहा है काम, तो उसको अंडरलाइन मारो। यहाँ पर फिर से बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई कर रहा है मिनिस्टर्स को इनटू 4 रैंक्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो आपको पता होगा दोस्तों, इतना इतना तो आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी मिनिस्टर का पोस्ट तो हमने कन्वेंशनली अपना आप बना लिया है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि भैया कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है पार्टी के अंदर, तो हम उसको डिप्टी मिनिस्टर बना देते हैं, है ना, कि जैसे कि एक स्टेट के अंदर 2 डिप्टी सीएम हो जाते हैं, एक डिप्टी सीएम हो जाता है, एक डिप्टी पीएम भी हो जाता है पूरे नेशन के अंदर, इसलिए। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये है ही नहीं, ठीक है, वरना तो हमेशा होना चाहिए डिप्टी मिनिस्टर तो, लेकिन हमेशा नहीं होता, तो इसे कट मारो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल है क्या जो क्लासीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो कट मारो, ठीक है, आप 50-50 पे आ गए। स्टेटमेंट सेकंड देखो, इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग, ध्यान रखना, shall not exceed 50% of total number of members in the लोक सभा। अब देखो दोस्तों, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दैट इज की नंबर ऑफ स्ट्रेंथ लोकसभा की, ठीक है, जहाँ से इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, उसमें बोला कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, एक अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट को आपको याद भी रखना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और वो अमेंडमेंट कौन सा था, बताओ जल्दी, कमेंट करो अगर आपको पता है तो, और नहीं पता तो यहाँ जान लो कि 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 के अंदर, ठीक है, जिसने लिमिट करी थी कि भैया टोटल मिनिस्टर जो है ना वो ज़्यादा नहीं हो सकती 15% से, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इस चीज़ को ध्यान रखना, और यही स्टेट में भी अप्लाई होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू डिस्कस करना है। और आर्टिकल 74 ये ध्यान रखना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है कि वो एड एंड एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और आर्टिकल 75 बात करता है मिनिस्टर अपॉइंटेड जो है प्रेसिडेंट करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ही एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऐड हुए थे, ठीक है, और इसके अंदर साइज लिमिट दे दी थी 50% ऑफ 543 सीट्स की, ठीक है, मतलब 543 सीट्स होती है ना लोकसभा की, तो उसमें से 50% ही आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर मिनिस्टर अपॉइंट हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और फिर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कह रहा ओनली ऑफिसर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ बात कर रहा है एजीआई की, फिर यहाँ बात कर रहा है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। और आप पता है जब आप पढ़ते हो ना लक्ष्मीकांत की बुक,
तो वहाँ पर लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसमें आप ये भी पढ़ते हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास तो भाई अच्छी खासी पावर होती है। इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, जो अपॉइंट होता है, वो एलिजिबल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने के लायक, तब जाके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को। लेकिन सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ना कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये देखने को मिलेगा कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ये इनको क्या करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसने बोला कि इसके अंदर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी डाल दिया इन्होंने, कहा ये ओनली ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के जो अलाउड होते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दी मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जबकि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है, ठीक है। ये स्टेचुटरी पोस्ट है, ठीक है जी, इसका ध्यान रखना। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर अपॉइंट होते हैं, इसका ध्यान रखना। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि जब गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी, इनको वो हटा सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई फिक्स इनका टेन्योर नहीं होता। क्वेश्चन आ रखा है पीवाईक्यू के अंदर आगे, है ना, और मैंने पढ़ा भी रखा है पॉलिटी के अंदर ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो वन है हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत होते के साथ ही आप 50-50 फिर आगे, ठीक है, और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था। अब फिर देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर अंडरलाइन मारो, फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दिया। तेरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट करते हैं अपना रेजिग्नेशन को व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। अब ये बताओ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा आर्टिकल देखने को मिल रहा है जहाँ आपने ये पढ़ा हो? नहीं ना, कट मारो। ये देखते ही है ना कि अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो कट मारो। और एक बात और कि भैया यहाँ पर बात करी गई है कि भैया गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं, और जैसे ही वो गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है, ज़्यादा इलेक्शन हार जाते हैं, तो वो जो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बिल्कुल करेगी, तो हटाएगी वही जब तक गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए। ऐसे अपना आप नहीं कर देगा कोई ऑटोमेटिक रिजाइन, ठीक है जी। चलो, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर आ गया इसका क्या, डी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट वन भी गलत गलत था और स्टेटमेंट टू भी, तो आंसर आ गया डी, ठीक है जी। और मैं इसका माइंड मैप दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का माइंड मैप, या तो बोथ आर फॉल्स, ठीक है। और ध्यान रखना आर्टिकल 88 है, ठीक है, जिसमें जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है ये, ठीक है, कि वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और सोलिसिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इनको असिस्ट करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है। और ये कन्वेंसली होता है कि वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। और ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर। सो आर्टिकल 76 होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये ध्यान रखना, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ये मैंने आपको पढ़ा दिया अभी, ठीक है। और स्टेट का भी ध्यान रखना, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 होता है उसका, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2021 का है। इसने बोला कमेटी के बारे में एक, और एन गोपाला स्वामी एंगर कमेटी है कोई, उसने बोला कि सजेस्ट करते हैं कि मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी जो है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। अब देखो दोस्तों, या तो इस कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड मारो, या फिर लॉजिकल माइंडसेट से क्वेश्चन को सोल्व करो। कैसे? देखो कमेटी दे रखी है, अब इसके अंदर दो बात करिए, एक मिनिस्टर के ऊपर भी बात करिए और सेक्रेटरी के ऊपर भी बात करिए। कह रहा है इन दोनों को स्लोली, स्लोली मतलब इन्हीं को दे रखा है, ठीक है, स्लोली इन्हीं को दे रखा है कि वो परस्यूम करेंगे कि सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर क्या आना चाहिए और प्रमोट करेंगे। एक बात बताओ, मिनिस्टर और सेक्रेटरी दोनों को दे दी, वो भी इन दोनों को ही दे दी सिर्फ, और किसी को दी ही नहीं, कट मारो यहीं पे देखते हैं। आपको पता है कि भैया हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, तो पार्लियामेंट का भी इसके अंदर पूरे पार्लियामेंट का रोल है, ठीक है, हर एक एमपी का रोल है इसके अंदर, तो ये हर किसी का वोटिंग होती है। फिर पूरे कैबिनेट का रोल होता है, ठीक है, फिर एक स्पेशल मिनिस्टर का थोड़ी होता है, इसके अंदर पीएम भी होते हैं, हेड करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेक्रेटरी जो है, आपको पता ही असिस्ट करने का काम करते हैं, सेक्रेटरी का कोई ऐसे मेन रोल नहीं है, ठीक है, तो इसे कट मारो। अब इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल was constituted on the recommendation of Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge। देखो दोस्तों,
ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 2021 में जो पेपर में आया था ना ये क्वेश्चन, इसको छोड़ना ही था। इसे अटेम्प्ट नहीं करना था, छोड़ना ही था। देखो फिर बोल दिया गया कि 1970 की बात है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया गया था जब, तो किसके रिकमेंडेशन बनाया गया था? तो ARC के रिकमेंडेशन में बनाया गया था, जो कि 1976 के अंदर आई थी। और ये जो है ना प्लेस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को अंडर द प्राइम मिनिस्टर। और एक बात बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आपको पता है कि हाँ अंडर द प्राइम मिनिस्टर तो है, ठीक है, क्योंकि अभी PYQ के अंदर आ गया इसलिए सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि ARC ने ये रिकमेंडेशन दी थी, है ये तो नहीं पता था। तो इसका आंसर आएगा वैसे 2, क्योंकि सेकंड इज करेक्ट। मैं इसका माइनर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से करेक्ट हो गया था, तो मैंने wrong कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, करेक्शन कर दिया। 1966 में क्या हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है क्रिएट किया था, ठीक है। अंडर 96 मतलब 70 में क्रिएट कराया गया था, 1966 में क्या आई थी, रिकमेंडेशन आई थी, ठीक है, और अंडर PM चार्ज कर दिया गया था। इसको ध्यान रखना था दोस्तों, याद कर लो इसे। और उस टाइम के जो ARC के जो कमेटी के जो हेड थे वो मोरारजी देसाई थे, इसी का ध्यान रखना, इसे याद कर लो, है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। कह रहा एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द, यहाँ लिखना नोडल है, ये एम नहीं आएगा, नोडल नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूपीएससी ने आपको एक चीज और दे दी है कि यूपीएससी ने बता दिया है कि भैया शेड्यूल ट्राइब्स को हमने क्या राइट दे रखा है, फॉरेस्ट राइट दे रखी है अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006 के अंदर, फॉरेस्ट एंड डवेलर्स के अंदर, है ना, फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए। सो अब ये बताओ कौन सी नोडल एजेंसी होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, भैया कौन है ये लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा नहीं, पंचायती राज वाले क्वेश्चन का नहीं, इसके अंदर रूरल डेवलपमेंट नहीं, स्पेशल इसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री बना रखी है उन्होंने, तो इन्हीं को देंगे ना। तो इसका आंसर आएगा डी। देखो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो ये तो हो जाना चाहिए इजिली ऑप्शन को पढ़ते ही। वैल्यूडेशन कर लो, इसी का ध्यान रखना दोस्तों। फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को, और नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और देखो की राइट्स देखोगे तो इंडिविजुअल को 4 एकर्स तक हमने कम्युनिटी राइट दे रखी है, इसी का ध्यान रखना। और इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो थ्रू ग्राम ग्राम सभा हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसे पढ़ते हैं। कह रहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एच सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट। तो एक बात बताओ दोस्तों, जब आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो, इवन पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है ना सेशन को बुला सकते हैं, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जब वो को सही लगे। और ऐसा कब होता है, जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जो है उनको एडवाइस देते हैं, ठीक है, और ये हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल तो सही है, आप पढ़ते हो इतना पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर। स्टेटमेंट सेकंड को देखो कि लगा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर अंडरलाइन मारो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कराया गया है कि आप प्रोवाइड करते हैं 3 सेशंस को ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है टू कंडक्ट द ऑल द 3 सेशंस। फिर मैं बात करूंगा अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें आप पढ़ते हो कि 3 सेशंस होंगे ही होंगे, ठीक है। बट तीनों को कंडक्ट करना जरूरी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है जरा बता दो मुझे। और स्टेटमेंट सही पे आ जाओ, कह रहा देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। एक बात बताओ, आप पढ़ते हो ना कि कोई भी 2 सेशन है पार्लियामेंट के, उनके बीच में 6 मंथ्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये तो लिखा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। और ये बोला कि है ही नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ डेज है ही नहीं, तो कट मारो। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी नहीं गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि ये कन्वेंशन है या फिर अ, इस रूल को फॉलो कराया जाता है कि 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ना कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करा ही नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है ऐसा। यहाँ सेकंड वाले में बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वर्ड के अंदर खेल होती है और ये खेल देखना है आपको। तो इसमें पूछा गया करेक्ट कौन सा है, तो आपको पता है फर्स्ट इज करेक्ट और थर्ड इज रॉन्ग, है ना, थर्ड इज रॉन्ग और सेकंड भी रॉन्ग ही है, तो इसका आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। बाकी तो मैं आपको दिखाया था क्वेश्चन नंबर 8 का माइंड मैप, ठीक है। तो अच्छा एक बात और,
थर्ड वाले में ना, यहाँ पर ध्यान है ना, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम लिखा हुआ है, ठीक है, बट रिक्वायरमेंट होता है कि मतलब 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। तो कहीं कहीं आपको 1 एंड 3 भी देखने को मिलेगा आंसर। एक बार आप इसकी ऑफिशियल आंसर की देख लेना, ठीक है, एक बार आप इसकी ऑफिशियल आंसर की देख लेना, लेकिन सेकंड इज रॉन्ग है, फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। एक बार इसका मुझे ऑफिशियल आंसर की जो है ना, कमेंट में कोई बच्चा कर देना, ठीक है, इस टाइम स्टैम्प डाल के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है स्टेट की, कि बोल रहा है गवर्नर जो है ना, कस्टमरी एड्रेस देगा टू मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब दैट इज फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। और देखो ये सेम एज ए प्रेसिडेंट करते हैं हर साल, ठीक है, हर साल करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अपना फर्स्ट जो है सेशन के अंदर स्पीच जो है प्रेसिडेंट देते हैं, ऐसे गवर्नर भी देखा अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी। तो बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। अब देखो दोस्तों, ये भी करेक्ट है, और यूपीएससी ने इसका ऑफिशियल आंसर की बोथ दे रखा है, ठीक है, बोथ ही है, दोनों ही करेक्ट है। इसी का ध्यान रखना, जब स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई रूल बनाया नहीं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, तो वो क्या फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे अपने पापा को। पापा को कौन है इनका, तो लोकसभा है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा पूरे स्टेट पूरे नेशन के लिए है, कंट्री के लिए है, ठीक है, और स्टेट एक स्टेट के लिए होता है। तो वो देखेंगे कि भैया हमारे पापा जी क्या कर रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करेंगे, ऐसे करके याद रखना, ठीक है, ये तरीके है याद रखने के, क्योंकि अ, बेटा किसको फॉलो करता है, पापा को फॉलो करता है ना, कि ठीक है, क्योंकि पापा को सबको पता है क्या करना है, सही है क्या नहीं। तो लोकसभा में एक बड़ी बॉडी है, ठीक है, पूरे नेशन की है, ठीक है, ठीक है, तो उनके रूल को फॉलो करती है उस मैटर के अंदर, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और ये बात आपको पता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने इम्यूनिटी दे रखी है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकता, ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ ना ही गवर्नर के खिलाफ, ठीक है। इसका आर्टिकल भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, कौन सा आर्टिकल के अंदर हमने इम्यूनिटी दे रखी है। फिर आओ स्टेटमेंट सेकंड पे, कह रहा था मॉन्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। और बिल्कुल बात सही है, ठीक है, तो भैया इनके अलाउंसेस, इनकी सैलरी कम नहीं हो सकती जब तक ये ऑफिस को हेल्ड करते हैं। और ये भी पता होगा कि जो इनकी सैलरी है वो पेमेंट किससे होती है। तो भैया आपको पता है कि प्रेसिडेंट की होती है सीएफआई से, ऐसे ही स्टेट में है कोई, ठीक है, तो स्टेट का किससे होगा, सी एफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बहुत करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का माइंड में देख लेते हैं एक बार, कि कुछ और वैल्यू एडिशन हो सकता है क्या इसके अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू एडिशन ध्यान रखना है कि इमीडिएट दे रखी है हमने आर्टिकल 361 के अंदर फॉर लीगल प्रोसीडिंग फॉर ऑफिशियल एक्ट्स के लिए, है ना, और इनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, ये सब वगैरह, है ना, और इनके एलिमेंट्स डिटरमाइन कौन करता है, गवर्नर कहता है, पार्लियामेंट करता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये है वैल्यूडेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। यहाँ भी करेक्ट पूछा है, कह रहा चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और कह रहा है फिर सेकंड में, चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टर्म टेन्योर। एक बताओ, चीफ सेक्रेटरी का फिक्स्ड टेन्योर कब से होने लगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कोई स्टेचुरी लॉ है क्या, नहीं, कट मारो, ठीक है, कट मारो, तो आप 50-50 पे आ जाते हो। और फर्स्ट वाले में देखो, कह रहा है ये अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर करते हैं स्टेट के। अरे एक बात बताओ भैया, कि चीफ सेक्रेटरी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या, जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई पोस्ट है क्या, नहीं भाई, ये स्टेट को एम्प्लॉय है, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर ही बनते हैं ना चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, और ये चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर ही बनते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर इनको चेक करते हैं ये किसको बनाना है किसको नहीं, ठीक है। तो दोनों ही गलत हो जाएगा, आंसर आएगा डी। और उसके 11 का मैं एक बार दिखाओ माइंड मैप दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का माइंड मैप ये देखो, ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, गवर्नर मेक्स फॉर्मल अपॉइंटमेंट, ठीक है, फॉर्मल अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 12 को, 11 कर लिया ना हमने, 12 करते हैं। कह रहा है भैया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन
of India is vested in the Prime Minister. The Prime Minister is the ex officio chairman of the Civil Services Board. कह रहा है एग्जीक्यूटिव पावर जो है ना यूनियन की ऑफ इंडिया की वो वेस्टेड होती है प्राइम मिनिस्टर के। अरे एक बात, नॉमिनल हेड कौन होता है? नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड जिसका नाम आया है ठीक है डॉक्यूमेंट्स पे, वो है प्रेसिडेंट। तो किसके अंडर में होगा पावर यूनियन की? प्रेसिडेंट के अंडर में होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये है रियल हेड, काम रियल में ये करेंगे। नाम किसका आएगा? प्रेसिडेंट का। तो नाम किसका आना चाहिए यहाँ पर? प्रेसिडेंट का। तो स्टेटमेंट हो जाएगा वन रॉन्ग। यहाँ अगर प्रेसिडेंट आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों हमेशा, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ऐसे ही माइंड में डालो। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पर फिर देखो प्राइम मिनिस्टर डाल रखा है और कह रहा है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है किसके? सिविल सर्विस बोर्ड के। ये भाई साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। कि कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। इसे यहीं पे याद कर लो, यहीं पे याद कर लो, इसे लर्न कर लो कि कौन होता है सिविल जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं। ठीक है, दोनों गलत हो जाएगा तो आंसर आएगा इसका डी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मैं नॉमिनल हेड प्रेजेंट होता है, सब सारा काम नाम सब किसके अंडर में आएगा? प्रेसिडेंट के। काम कौन करेगा रियल वाला? तो प्राइम मिनिस्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। चलो जी, कह रहा फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट क्या होगा? ध्यान रखना, कैबिनेट सेक्रेटरी में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी आपका तैयार रहना चाहिए हमेशा। कह रहा भैया थर्ड वाले में देखो, इसमें बोला है कि एलोकेशन करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टू द मिनिस्ट्रीज। अच्छा, फिर हमने एक बात बताओ, हमने जो है फिनांस मिनिस्ट्री क्यों बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों बनाई है हमने? अगर ये कैबिनेट सेक्रेटरी काम करने लगेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों बनाई है? ठीक है, इनका क्या काम है? ये नहीं करेंगे क्या एलोकेट मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज है? तो इसे कट मारो कि भाई ये तो काम इनका नहीं होता। तो थर्ड वाला इसे कट मारते हो आप 50-50 पे आ जाते हो, और ये पता चल जाता है कि वन इज करेक्ट है। ये प्रिपरेशन करते हैं एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स। और ये देखो कितनी नॉर्मल बात कही है, प्रिपरेशन करेंगे एजेंडा की, काम क्या होना चाहिए ये सब एजेंडा को प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग के अंदर, तो बिल्कुल बात ठीक है, इनका काम ही यही है। और फिर सेकंड बारे में बोला है सेक्रेटरीट असिस्टेंस देंगे टू द कैबिनेट कमिटीज को। अब बताओ इसमें कहीं कोई टिपिकल चीजें डाल रखी है क्या काम के अंदर? कह रहा है सेक्रेटरीट असिस्टेंस देंगे कैबिनेट कमिटीज को, तो असिस्टेंस दे ही सकते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल दे सकते हैं, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट पूछा गया है, कह रहा है प्रेसिडेंट shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर गवर्नर भी डाल दोगे ना, है ना, और स्टेट की बात करोगे तब भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह स्टेट डाल दो तब भी ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए गवर्नर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर प्रेसिडेंट डालोगे तो ये भी तब भी ठीक होगा। यहाँ पे करते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है रूल्स बनाते हैं मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो सके। ठीक है, गवर्नमेंट का काम अच्छे से हो सके इसके लिए। फिर देखो सेकंड में आओ, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट के ऊपर अंडरलाइन करो, दैट इज ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be expressed to be taken in the name of the प्राइम मिनिस्टर। देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन रिपीट हुआ या नहीं हुआ? ये देखो क्वेश्चन नंबर जो है 12 2015 में आ रखा है स्टेटमेंट 1, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर डाल रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर सारी प्राइम मिनिस्टर के अंडर उसमें होती है। और देखो क्वेश्चन नंबर 2014 में आया हुआ है, मतलब 2014 में क्वेश्चन आया ये और फिर 2015 में से रिपीट कर दिया यूपीएससी ने। बताओ है नहीं पावर पावर पीवाईक्यू है या नहीं पावर पीवाईक्यू? अभी ये कोई बंदा सोचता चलेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों आएगा वापस 2015 में? 2015 में डाल दिया, 2014 में पूछा, 2015 में फिर डाल दिया। दो हाँ जी, तो कह रहा ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस करता है इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। गलत हुआ नहीं हुआ? मैंने अभी बताया था नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का नाम आएगा, नाम हमेशा प्रेसिडेंट का आएगा, काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो बोला तो मारो, और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करना है पीवाईक्यूज। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। दोस्तों यहीं पे ना गवर्नर के बारे में सब पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर यहीं पे रिवीजन हो जाएगा सारा, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ये।
ठीक है, आते हैं क्वेश्चन। तो देखो भैया, डिस्क्रिशनरी पावर देखोगे, डिस्क्रिशनरी पावर देखोगे किसकी, गवर्नर की। तो उन्होंने बोला कि वह सेंड कर सकते हैं रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है। फिर अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, फिर चीफ मिनिस्टर का रोल क्यों है भाई? ठीक है, चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है तब जाकर अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, तो ये तो नहीं है। क्या रिजर्व कर देना सर्टन बिल्स को पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है कि इसके अंदर तो बहुत तगड़ी पावर है गवर्नर के पास कि वो कोई सा भी बिल जो है कंसिडरेशन के लिए डाल सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अपनी मर्जी से। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कह रहा मेक करना मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो दोस्तों, ये मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर चाहे वो प्रेसिडेंट आए चाहे गवर्नर आए, दोनों ही इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी ना होती है, ये डिस्क्रिशनरी पावर की बात करिए, ये डिस्क्रिशनरी पावर की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बात देखो, स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर की बात की गई है। ऐसे तो अपॉइंटिंग तो मिनिस्टर भी सीखे, ठीक है, गवर्नर ही करते हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ये। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते ये इस काम को। सो हमारा जो है सेकेंड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। तो फोर जैसे आप रॉन्ग मारते हो, 50-50 पाए जाते हो, और सेकेंड भी रॉन्ग पता है आपको, तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 3। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ भी करेक्ट पूछा है, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो फिर अंडरलाइन मारो, फिर अंडरलाइन मारो, और बोला है प्रोवाइड करता है दैट ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी कंपल्सरी सिटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ओनली। कितना गलत बनाया स्टेटमेंट। सबको पता है कि राज्यसभा से भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं। इवन एस जयशंकर अभी करंट में आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर हमारे राज्यसभा से चुनकर आए हुए हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हमारे मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा के मेंबर थे, कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं लोकसभा का। ठीक है, तो यहाँ पर तो बोल दिया ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर कंपल्सरीली भी बोल दिया, फिर बोल दिया ओनली। कितना गलत हो गया। मारो कट, बिल्कुल कट मारो। फिर देखो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात हो रही है, कह रहा ऑपरेट करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। ठीक है, उसके अंदर बोल रहा है कि भैया ऑपरेट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी इनके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब एक बात बताता हूँ आपको, एक रूल और बताता हूँ। जहाँ भी मिनिस्ट्री आती है ना, मोस्टली गलत होती है, तो मिनिस्ट्री पे आपको फिर से कान खड़े हो जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री दे रखी है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री सही होती है या नहीं। ठीक है, यूपीएससी गलत करते हैं अधिकतर मिनिस्ट्री को, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ना, तो देखो भैया यहाँ पर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट है। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट है, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के उसके अंदर नहीं आता। इसी को ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंडर में आता है, ये भी आपको मैं वैल्यू एडिशन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का माइंड में देख लेते हैं एक बार। ये देखो दोनों ही गलत है। ठीक है, और ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं अंडर द पीओ में। ठीक है, तो पीएमओ के अंडर में काम करता है, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर काम करते हैं, और एज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट काम करते हैं। ठीक है, मतलब किसी डिपार्टमेंट के अंडर में काम नहीं करते। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स है वो हैंडल करता है पार्लियामेंट कोऑर्डिनेशन को, नोट कैबिनेट को। इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, कैबिनेट को कोऑर्डिनेट नहीं करता। ठीक है, वो हैंडल करता है पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन को। ठीक है जी, आर्टिकल 75 तो मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। 17 तो बहुत ईजी है, 2009 का क्वेश्चन है। कह रहा है टू whom डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस से रेजिग्नेशन। बहुत इजी क्वेश्चन भाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देंगे नहीं भैया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी देखेंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को भी देंगे। अब बताओ इनमें से किसको देंगे? सबको पता है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ओथ दिलवाते हैं इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना, ओथ दिलवाते हैं प्रेसिडेंट को। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीजे ओथ दिलवाते हैं, इसको ध्यान रखना। और रेजिग्नेशन किसको देंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18
यहाँ पूछा क्या है, करेक्ट बताओ जी। तो करेक्ट देख लेते हैं। कह रहा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, याद रखना जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट की बात करेंगे ये, इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। बताओ दोस्तों कितना गलत है। स्टेट का अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल जो है अपॉइंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अटॉर्नी यूज नहीं करा जाते, यहाँ पर एडवोकेट यूज करा जाता है। वो अपॉइंट हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे भाई, पर्टिकुलर स्टेट के, वो भी गवर्नर के रिकमेंडेशन पे देंगे। अरे भाई फिर गवर्नर ऑफ स्टेट क्या करेगा है, गवर्नर ऑफ स्टेट इनको अपॉइंट नहीं कर सकता क्या एडवोकेट जनरल स्टेट को? कितना गलत है, इसे कट मारो ना बिल्कुल। हाँ, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल, appellate एंड एडवाइजरी jurisdiction एट द स्टेट लेवल। और मैंने आपको पढ़ाया था कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है ओनली। जुडिशरी वाले पढ़ाया था मैंने आपको, जब मैं जुडिशरी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था आपको पीवाईक्यूज। इवन मैंने आपको लक्ष्मीकांत के अंदर ही पढ़ा रखा है पॉलिटिकल सीरीज के अंदर, ठीक है, कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। यस, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और एपेलेट जुरिडिक्शन वाली पावर है। और एपेलेट का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस ये ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका डी, ठीक है। इसका माइंड में भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 18 देखो, देखो जी, देखो इनके पास हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल एपेलेट जुरिडिक्शन मिलेगा, रेट जुरिडिक्शन मिलेगा, एडवाइजरी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है, वो एडवोकेट जनरल जो होता है वो टॉप लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, ठीक है। मतलब ये स्टेट के अंदर होते हैं और ये इंडिया के लिए होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखोगे तो सेम एज हाई कोर्ट जज, ठीक है। 10 ईयर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 19 को शुरू करते हैं अब। कह रहा रेफरेंस देखो किसके अंडर में, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, और इन स्टेटमेंट को जरा चेक करो कि करेक्ट है या नहीं। तो 9 का क्वेश्चन है, कह रहा मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। अब देखो दोस्तों, यहाँ बोला गया भी मिनिस्ट्री जो है बनती है, या डिपार्टमेंट जो बनते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो क्रिएट करे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कितना गलत क्वेश्चन बनाया गया है, मतलब कितना गलत स्टेटमेंट है यार, हट। मतलब एडवाइस कौन देगा, कैबिनेट सेक्रेटरी देगा प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर इसको बनाएंगे मिनिस्ट्रीज को। अरे भैया हद हो गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा दिखा दे कैबिनेट सेक्रेटरी को ही, है ना। चलो कोई बात नहीं। अब देखो स्टेटमेंट सेकंड देखो, ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल ठीक है कि भैया कोई भी मिनिस्ट्री है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कोई भी है, अगर उसके अंदर जो मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा तो होते हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। लेकिन कौन एडवाइस देगा, कौन अपनी मिनिस्ट्री को डिसाइड करेगा कि हमारी मिनिस्ट्री के अंदर कौन इन मिनिस्टर के कौन कौन मिनिस्टर होंगे मेरी मिनिस्ट्री के अंदर? तो ये डिसाइड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। जो हेड होता है इसका, गवर्नमेंट का हेड होता है, ये ध्यान रखना। स्टेट का हेड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, वन इज रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, तो मतलब वन वन रॉन्ग है, तो ओनली स्टेटमेंट सेकंड सही है। और मैं आपको इसका माइंड भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियोज को द मिनिस्टर ऑन द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन, और प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं मिनिस्ट्रीज को ऑन द पीएम एडवाइस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, ठीक है, इंडियन प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना, वो अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना इससे पहले भी आ रखा है, ठीक है। तो अब देखो तो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये बात है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इतनी बड़ी पोस्ट होती है कि वो गवर्नर ऑफ स्टेट से भी बड़ा हो जाएगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा से भी बड़ा हो जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट से भी बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। तो इसमें हायर ऑर्डर से बोला है, कह रहा फॉर्मर प्रेसिडेंट पुराने हैं ये, फिलहाल में नहीं है। कह रहा गवर्नर ऑफ ए स्टेट विद इन हिज स्टेट,
एक बात और, ये तो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है भैया, और वो भी गवर्नर है भाई, प्रेजेंट के गवर्नर हैं किसी स्टेट के, और ये स्पीकर है लोकसभा के। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर पूछा गया है ऑफ द प्रेसिडेंस। ठीक है, अब देखो जरा भैया, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस देखोगे तो गवर्नर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए, है ना। बाकी इसको देख लेते हैं, सॉरी 3 मतलब सी आना चाहिए। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ना आंसर सी ही है, मैंने इसका चेक कर लिया ऑफिशियल आंसर से। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 चेक करते हैं ना, तो ये असर्शन रीजनिंग का है। सो ए में दे रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश किंग। कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिफरेंट है ब्रिटिश किंग से, मतलब यूके के। और रीजन दे रखा है इसका कि ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट जो है सिमिलर है किसके, अमेरिका के। अब एक बात बताओ, जो हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है, ठीक है, और जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है भैया वो रियल हेड है, रियल। ठीक है, ठीक है, तो सारा काम जो है ना अमेरिका के अंदर कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ का जो है, कौन सा पोस्ट है प्रेसिडेंट के पास, रियल पावर है वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं है, उसके पास नॉमिनल पावर है, नाम आता है इसका, काम कुछ नहीं है। ठीक है, तो रबर स्टैम्प हमारा वाला तो, रबर स्टैम्प है, जैसे कि ब्रिटिश किंग का। ठीक है, ब्रिटिश किंग भी तो रबर स्टैम्प ही है। सारा काम वहाँ की पार्लियामेंट करती है। ठीक है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर करता है। तो हमारा ए तो सही है। ठीक है, तो ए इज करेक्ट, बट इसका जो रीजन है वो रॉन्ग है, तो आर इज फोर्स। तो आर इज फोर्स देखो यहाँ पर ए की जगह मिलेगा, तो इसका आंसर आ गया सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है ये। बोला ये अपॉइंट करा जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, मैंने आपको पढ़ा दिया था अभी। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों, है ना। और ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको मैंने अभी पढ़ाया था। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत बात है भाई, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, लेकिन इसके पास सेम प्रिविलेज होता है जो एक एमपी के पास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होता, बट ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। तो थर्ड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है, आंसर तो वैसे भी आपका 1 और 2 आ गया है, दैट मीन्स की फोर्थ भी रॉन्ग है। ही कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अरे भैया इम्पीचमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इम्पीचमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको, है ना। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, तो जब मर्जी पीएम चाहेगा वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, हटा दो जी, तो हटा देगा प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस दो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। देखो सेम क्वेश्चन आया नहीं आया, ये है 2000 का। ठीक है, 2000 में क्वेश्चन आया है, और ये देखो 2003 के अंदर ये क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है ना। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन दोस्तों। सो सीक्वेंस बतानी है, इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो एक बार बताओ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे रखा है यहाँ पर, पता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा कौन होगा इनमें से। कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है क्या, इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है क्या, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, तो फोर्थ इन दोनों में है, तो इसको कट मारो। फिर बताओ सीजीआई के बाद कौन हो सकता है, इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है क्या, यूनियन मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर तो उसके बाद होगा। ठीक है, तो 4 के बाद 3 है, 4 के बाद 3, वैसे दोनों में 4 के बाद 3 ही है। चलो अब आगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बताओ वो इलेक्शन कमिश्नर से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये। ठीक है, तो 2 पहले आएगा, ये आएगा इसका आंसर सी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ बोला गया है इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग करता है अपर हाउस से और पार्लियामेंट से, तो फिर बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। एक बात बताओ दोस्तों, अपर हाउस किसे कहते हैं हम, राज्यसभा को। लोअर हाउस, एल से ध्यान देना, लोअर हाउस होता है हमारा लोकसभा। ठीक है, एल से लोकसभा और एल से लोअर हाउस। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। सो अपर हाउस की बात करें गई है। अब ये समझ लो मनमोहन सिंह जी हैं। ठीक है, लेट मनमोहन सिंह, क्योंकि वो अपर हाउस से ही थे। ठीक है, राज्यसभा से अपॉइंट होकर आते थे वो, और प्राइम मिनिस्टर बने हमारे यहाँ। सो बोला गया है ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक बात आओ, यहाँ से एक चीज और याद करो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ चलता है, लोकसभा के अंदर चलता है, दैट इज लोअर हाउस के अंदर चलता है। ठीक है, चलो
अभी और इस पे आएंगे वापस। ही विल नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। भाई वो किसी का ही मेंबर हो, लोअर हाउस अपर हाउस, वो भैया स्पीच दोनों जगह दे सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, अभी आप देखते भी होंगे। कह रहा ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हाउस में जाके सेटिंग कर सकते हैं, दोनों हाउस में जाके स्पीच दे सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से जो अपॉइंट होकर आए हो, चाहे वो राज्यसभा से अपॉइंट होकर आए हो। कह रहा डी ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग सोन इन एज अ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, उनको लोकसभा से चुन के आना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं दोनों हाउस से देखो, होता ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर इवन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हो, मिनिस्ट्री बन सकते हो, ठीक है। बट आपको 6 months के अंदर अंदर टाइम मिलता है कि 6 months से ज़्यादा आप बन नहीं सकते। 6 months के अंदर अंदर ना आपको दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में से आपको इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा। चाहे आप राज्यसभा से इलेक्शन जीत के आओ, चाहे वो सॉरी राज्यसभा से जीत के आओ, चाहे वो लोकसभा से जीत के आओ, ठीक है। ये है कन्वेंशन, इसका ध्यान रखना दोस्तों। तो ये वाला ट्रू है कि भैया देखो, लोअर हाउस के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, स्टार्ट होता है, मतलब इनिशिएट होता है, ठीक है। वोटिंग नो लोकसभा के अंदर होती है, तो वो अपने लिए, ठीक है, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर होगा, तो वो लोकसभा के अंदर वोट तो डाल ही नहीं सकता। कोई राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा के अंदर वोट डालेगा, तो वो लोकसभा के अंदर वोट डाल नहीं सकता अपने फेवर में, ठीक है, अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो। इसका ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ही कंसेप्चुअल था और आपको होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर ही क्वेश्चन है। कह रहा ही इज हैज ओनली लिमिटेड पावर इन द चॉइस ऑफ हिज कैबिनेट कलीग्स बिकॉज ऑफ द डिस्क्रीट पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे भैया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नाम का हमारे यहाँ, ठीक है, उसके पास इतनी डिस्क्रीट पावर है ही नहीं। कह रहा ही हैज फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ द पर्सन हु आर सर्व एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। फिर बोला ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। अरे भैया कुछ नहीं, काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर बोल दे कर दे, रबर स्टैम्प। कह रहा ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको ये बात पढ़ाया था कि भैया वो किसी भी हाउस का मेंबर हो या ना हो, बस 6 months का आपको उसको टाइम मिलेगा कि वह 6 months से आपके पास आप किसी भी हाउस से चुन कर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से ही चुन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास फुल डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी को भी जो है मिनिस्टर चुन सकता है अपनी कैबिनेट के अंदर, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पावर होती है। और फिर वो प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो उसको लोकसभा से इलेक्शन जितवा दे या फिर राज्यसभा से इलेक्शन जितवा दे, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 26, या नहीं भी जितवाएगा ना तो 6 महीने के बाद उसकी जो सीट वैकेंट हो जाएगी, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is a part of the electoral college of the president but not of process of impeachment। देखो जब मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ा था ना आपको 23 का, तो मैंने आपको बताया था कि भाई यह ध्यान रखना इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इसके होते हैं और इम्पीचमेंट में कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो एक बात और, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो तो इम्पीचमेंट में भी होंगे और वोटिंग में भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में होते ही है। इसने क्या बोला है कि इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट के, बट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में नहीं होते, ठीक है। और आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो इम्पीचमेंट में आएंगे ना ही वोटिंग में आएंगे, तो इसे तो काट दो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट तो है लेकिन इम्पीचमेंट में आना चाहिए, तो इम्पीचमेंट में ये नहीं आएंगे। कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, ठीक है जी। ये वोट तो डाल सकते हैं, ठीक है, जब वोटिंग की बात आएगी, किसकी, जब इलेक्शन हो रहा होगा प्रेसिडेंट का, बट इम्पीचमेंट प्रोसेस में ये वोटिंग का कोई इनका रोल ही नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग नहीं होती, ठीक है जी। तो होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 26 आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंशन नहीं मिलेगा एक्सप्लिसिटली, बट कन्वेंशन ही फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। अभी क्या कन्वेंशन है? कह रहा है डी ऑप्शन देखो, इन द इवेंट ऑफ द both the president and the vice president demitting office simultaneously before the end of the tenure, speaker of the lower house of the parliament will
ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। भैया ये तो मैंने ना तो कन्वेंशन में पढ़ा, ना ही मैंने एक्सप्लेटिव कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा, तो इसे तो मैं कट मार रहा हूँ अभी अभी के लिए। कह रहा ऑल द पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहा ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो है ना वो रिप्रेजेंट करा जाएगा इसके द्वारा, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। अरे ये भी काट मारो। कह रहा प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। ऑप्शन ए बोला है द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो लोअर हाउस से भी आ सकते हैं और अपर हाउस से भी आ सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये इसका ध्यान रखना। और आपको पता होगा कि जो अभी की जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमण, वो अपर हाउस से आती है, ठीक है जी। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ठीक है जी, वो इलेक्शन नहीं लड़ती। अच्छा डी वाला आ जाओ, सॉरी सॉरी डी वाला बोला, बी वाला आ जाओ कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना रिजाइन करना पड़ेगा अगर उसके खिलाफ, ठीक है, अगर वो लॉस कहता है मेजोरिटी को, दैट मीन्स कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास हो जाता है, तो वो जो है रिजाइन करना पड़ेगा। ये कन्वेंशन होती है, ठीक है। तो ये लोअर हाउस के अंदर ही होती है ना, ये लोअर हाउस क्या होता है आपका लोकसभा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा आर्टिकल 156। अब देखो आर्टिकल 156 यूपीएससी ने खुद दे दिया आपको, तो इसे याद कर लो यहीं पे कि आर्टिकल 156 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि गवर्नर होगा और वो होल्ड करेगा ऑफिस को 5 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस। इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 में कि कोई भी गवर्नर, नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ठीक है जी। सेकेंड बोला कि नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एक बात को ध्यान रखना दोस्त कि यहाँ पर 5 ईयर का टर्म तो दे रखा है गवर्नर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नर जो है अगर प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो किसी भी स्टेट के अंदर 5 साल टर्म अपना वो बिताएगा बिताएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसे हटाया भी जा सकता है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों? देखो दोस्तों, गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं बताओ जरा, गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। एडवाइस किसके मतलब कंसल्टेशन किससे ली जाती है? कंसर्न चीफ मिनिस्टर से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होता है वो। और सेकंड वाला देखो, नो गवर्नर कैन कंटिन्यू ऑफिस टिल द एक्सपिरेशन ऑफ द पीरियड, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक नया गवर्नर अपॉइंट ना हो, न्यू गवर्नर अपॉइंट ना हो स्टेट का, जब तक वो टेन्योर को आगे बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो है ए भी गलत हो जाएगा, तो इसका सर होगा डी। मैं आपको इसका 28 का माइंड मैप भी दिखा देता हूँ। 28, ठीक है, तो बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है जी। आर्टिकल 156 होता है गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट प्लेजर, ठीक है। गवर्नमेंट टर्म होता है 5 ईयर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। एक बात हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे नहीं करेंगे? आपको पता है ना दिल्ली का सीएम कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये 3 तो करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो इन दोनों को काट दो, ठीक है। अब आ जाओ, कह रहा वाइस चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, है इसको क्या करेंगे? कह रहा चेयरमैन ऑफ द फिनांस कमीशन। आपको पता है ना फिनांस कमीशन जो है एक मतलब इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, और 30 कह रहा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, ठीक है। अब मैं देखो क्वेश्चन आपको ना ये यूनियन गवर्नमेंट के उसमें पढ़ा चुका हूँ अभी, ठीक है। तो उसमें बोला है कि भैया चीफ मिनिस्टर जो है वोट ही नहीं आ सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर वो चीफ मिनिस्टर जो है क्या होगा? तो कह रहा है ही इज अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बोला भैया लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा तो वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। अगर यह अपर हाउस होता तो सही होता, लेकिन लोअर हाउस है तो ये गलत है कि वो वोट, यहाँ लोअर हाउस वाले तो डालते हैं वोट। अपर हाउस होता है आपका एमएलसी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले व्यक्ति ना ही वोट डालते हैं, दैट मीन्स कि ना ही वो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, ना ही वो इम्पीचमेंट के पार्ट होते हैं, ये तो कहीं से भी नहीं होते।
और ये अपर हाउस सिर्फ आपको 6 स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये इसका आंसर होगा कि वो वोट, अगर चीफ मिनिस्टर जो है अपर हाउस से आया है अपॉइंट होके, तो वो वोट नहीं डाल सकता प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ बोला गया स्टेटमेंट 1 के अंदर कि वो कैंडिडेट होंगे प्रेसिडेंट के, तब नहीं है। प्रेसिडेंट अपने लिए, अगर कोई भी व्यक्ति है इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो वो अपने लिए वोट डाल सकता है। कह रहा है he is yet to prove his majority on the floor of the lower house of the state legislature। ऐसा कुछ नहीं है मेजोरिटी वो ना दिखा पाए ना दिखा पाए, जब तक वो होल्ड कर रहा है अपने ऑफिस को एज अ सीएम, तब तक वो वोट डाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा द ओनली स्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर ऑफ वीटो इज रिलेटेड। कह रहा है बताओ कहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करा, कौन से बिल के अंदर। तो दोस्तों बता दूं मैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के अंदर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे शायद वो मिस्टर JL सिंह थे। एक बार देख रहे थे 31 का माइंड मैप है ना, ये देखो। हाँ, तो JL सिंह थे प्रेसिडेंट, उन्होंने विथहेल्ड किया था एसेंट टू द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को 1986 के अंदर। क्यों करा था? क्योंकि ये बिल जो है, जो बिल था इसके अंदर मतलब कंट्रोवर्सी था कि ये जो बिल है ये प्राइवेसी को कम कर देगा। दैट मीन्स कि जो पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर जो प्राइवेसी है उसे खत्म कर देगा। तो इसको उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा था इसके अंदर। ठीक है जी, तो हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यूनियन एग्जीक्यूटिव से और स्टेट एग्जीक्यूटिव से। ठीक है जी, तो हमने लास्ट 30 ईयर्स के अंदर 1993 से लेकर, ठीक है, 2023 के क्वेश्चन सोल्व कर लिए 1993 से लेकर 2023 तक। फिर 2024 का और 2025 का ये मैं ईयरली लगवाऊंगा आपसे, ईयरली। ठीक है, लगवाऊंगा, मैं खुद लगवाऊंगा आपसे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन सारे कर लिए हमने। अब बारी आ गई है लो बनाने वाले लेजिस्लेचर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेजिस्लेचर का वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और अभी तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी की ये PYQ की ना 2 वीडियोस हो रहेंगी जिसके अंदर पूरे पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और पूरे पॉलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब पूरे लास्ट 30 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के वो कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट के अभी जो 2 वीडियोस आएंगी। इसके बाद हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के PYQ स्टार्ट करेंगे। और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होती है, तो इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करूँगा इसके अंदर मैं डायग्राम के साथ साथ। ठीक है, और एक बात और दोस्तों, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।